फायर हो रही है, फायर नीचे हो यार, नीचे फायर हो रही है उधर से। मार दिया, मार दिया, वो मार दिया वहाँ। अबे सिपाही मार दिया, सिपाही मार दिया वहाँ। अबे सिपाही मार दिया, अबे सिपाही मार दिया तुम्हारा अंदर, सिपाही मार दिया अंदर। वो मर गया सिपाही। हट जाओ गौरव, हट जा गौरव भैया, हट। तुम मत बोलो, तुम मत बोलो, तुम मत बोलो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राजनीति से यह सवाल करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। इतने हंगामे के बाद जब सशक्त लोकपाल नहीं आया और कई वर्षों की लड़ाई के बाद भी पुलिस सुधार के कदम अधूरे रह गए तो फिर बात किससे की जाए। पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनगिनत चर्चाओं का हाल हम देख चुके हैं। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद प्रशासन और पुलिस के खोखले हो जाने की कहानी आती है और फिर गायब हो जाती है। हरियाणा में ही जब प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई तो किस तरह आई कि किस तरह प्रशासन हिंसक भीड़ के सामने या तो खामोश रहा या उससे मिला रहा। उस रिपोर्ट पर कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन थोड़े दिनों बाद मंत्री तक उसी रिपोर्ट की निंदा करने लगे सार्वजनिक रूप से। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस को खुद से यह सवाल पूछना होगा कि वे कब अपने पेशे की व्यवस्था का रूप दे पाएंगे। आईपीएस अधिकारी एसपी मुकुल द्विवेदी और सब इंस्पेक्टर संतोष यादव की इन तस्वीरों को यूपी पुलिस वाले जल्दी भूल जाएंगे। थोड़े दिनों बाद चुनाव आएगा, कानून व्यवस्था के नाम पर हंगामा होगा, चुनाव के बाद व्यवस्था वैसी की वैसी रह जाएगी। 2013 में प्रतापगढ़ में एक गांव की भीड़ ने पुलिस के एक ईमानदार डीएसपी जियाउल हक को घेरकर मार दिया। बात मुआवजे की नहीं है, बात मनोबल की है। वर्दी मजबूरी नहीं है, वर्दी वाले को भी नागरिक अधिकार प्राप्त है, सो वो बोल सकते हैं। मथुरा में एसपी रहे मुकुल द्विवेदी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पत्रकार से लेकर नागरिक तक सब ने यही कहा कि साहब बहुत अच्छे आदमी थे, राजनीति और प्रशासन के गठजोड़ का शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस का अदना हो या आला हो, अगर वो इन तस्वीरों को देख रहा है कि अपने ईमान और जमीर में भी देखते हुए इन तस्वीरों को झांक कर देखे, पूछे कि उनकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है और अगर इन हालात के वे कारण हैं तो क्या वे कुछ करेंगे या फिर भूल जाएंगे। वो जानते हैं कि इन दो मौतों के पीछे का सच क्या है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वे अब ऑफ रिकॉर्ड की बातों को ऑन रिकॉर्ड करेंगे। संतोष यादव इन छुट्टियों में अपने बेटे को कंप्यूटर और वैदिक गणित सिखाना चाहते थे ताकि उसकी गिनती दुरुस्त हो जाए। मुकुल द्विवेदी के परिवार की इन तस्वीरों को देखकर क्या उम्मीद की जा सकती है कि राष्ट्रपति से नियुक्ति पत्र लेकर आने वाले तमाम आईपीएस अपने इस सहयोगी की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए खड़े होंगे। वहीं एसओ संतोष यादव के घर जौनपुर में मातम है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मथुरा की घटना के बाद कई स्तरों के पुलिस वालों से बात करते हुए लगा कि उनका मनोबल टूटा हुआ है। वो बोलते बोलते खुद को कोसने लगते हैं। कहीं थाने में इंस्पेक्टर की जगह सब इंस्पेक्टर प्रभारी है, तो कई जगहों पर एक ही जाति के थानेदार बिठा दिए गए हैं। कई जगहों पर आईपीएस अधिकारी को जिला नहीं मिलता है, मगर कई जगहों पर प्रमोटी अफसर जो है आईपीएस का बॉस बना हुआ है। किसी ने बताया कि कई साल से प्रमोशन नहीं हुआ है। जाहिर है इन बातों के प्रति उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश की पुलिस अब सहनशील हो चुकी है। पुलिस ने अपने भीतर की व्यवस्था को इतना खोखला कर लिया है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह आईपीएस या पुलिस के अधिकारी मारे गए हैं कि कोई भी सिपाही या अधिकारी उसका आसानी से शिकार हो जाता है। ये उनको पता है। क्या सब ये नहीं जानते थे कि 2 जून से पहले मथुरा सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि 16 अप्रैल की शाम 5 बजे तक स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रही जवाहर पार्क खाली कर दें। 2015 से हाईकोर्ट का आदेश था कि इस बाग को खाली कराना है, मगर प्रशासन की हालत देखिए। इस बाग के बगल में ही जिलाधिकारी का घर है। रोज आते जाते देखते होंगे साहब कि अवैध कब्जा हुआ है, इसे खाली करा लेना चाहिए, मगर लगता है कि फर्क ना पड़ने के, राष्ट्रीय कर्तव्य के वे भी शिकार हो गए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो डीएम हूं। 16 अप्रैल को प्रयास हुआ मगर फेल हो गए। खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते रहे और खुद को सत्याग्रही कहते रहे ये लोग। प्रदर्शनकारियों को सत्याग्रह का तो मतलब मालूम नहीं रहा होगा, मगर लगता है कि प्रशासन को भी नहीं मालूम कि कोई बंदूक लेकर सत्याग्रही होने का दावा नहीं कर सकता। अगर करता है तो उससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता।
सिटी मजिस्ट्रेट ने एसएचओ सदर बाजार को आदेश दिया कि जमीन खाली कराएं। नोटिस जारी करने के पहले जिला प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से जवाहर बाग का सर्वे किया था। यह सब स्थानीय मीडिया में वहां छप रहा है। अतिरिक्त बल भी मंगाया गया और 15 अप्रैल के दिन पीटीआई के हवाले से खबर बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी। मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि पता चले कि कुछ भी अचानक नहीं हुआ। जवाहर बाग 16 अप्रैल की शाम 5 बजे तक खाली नहीं कराया जा सका। तब मथुरा के जागरण और अमर उजाला ने इसे काफी विस्तार से छापा। राष्ट्रीय चैनलों पर नहीं आया क्योंकि आप दर्शकों को भी बिगाड़ दिया गया है कि एक ऐसे इशू भावनात्मक में 15 आदमी बोलते रहते हैं और देश की तमाम खबरें जो यहां वहां हो रही हैं वो गायब हो जाती है। तो खैर, आपकी पसंद सर्वोपरि। फिर 5 अप्रैल के दिन दैनिक जागरण के मथुरा एडिशन के पहले पन्ने पर खबर छपती है कि मथुरा के जवाहर बाग आंदोलनकारियों का तहसील में तांडव, ये उसका शीर्षक है। लाठी डंडों से लैस जवाहर बाग के 2 दर्जन आंदोलनकारियों ने दुस्साहस दिखाते हुए सोमवार दोपहर 4 अप्रैल को सदर तहसील पर हमला बोल दिया। तहसील कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और राहगीरों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। तहसील की फाइलें फेंक दी, फर्नीचर तोड़ डाला और वाहनों को निशाना बनाया। आधे घंटे तक तांडव मचाते रहे और फोर्स के पहुंचने के पहले भाग गए। तहसील कर्मचारी 5 अप्रैल से हड़ताल पर रहे, चले गए। डीएम ने हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए कहा कि वे 16 अप्रैल से काम पर आ जाएं, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी ये हड़ताल लंबी चली थी। मैं जागरण का ही हिस्सा पढ़ रहा था। इस तरह की कई घटनाएं वहां होती रहीं। 22 जनवरी 2015 के दिन जिलाधिकारी ने सदर बाजार के थाना प्रभारी प्रदीप पांडे को पार्क में भेजा, जवाहर बाग में। सूचना उनके पास थी कि ये लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर गेट बना रहे हैं। कथित रूप से सत्याग्रहियों ने पुलिस को भी घेर लिया और प्रदीप पांडे को मारा भी। अमर उजाला ने इसे 24 जनवरी को छापा है। थाना सदर बाजार क्षेत्र में 22 जनवरी की रात को गेट लगाने को मना करने गई सदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर सत्याग्रहियों ने हमला किया। मामले में दोनों ओर से फायरिंग भी की गई। सदर थाना प्रभारी प्रदीप पांडे ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने के मामले दर्ज कराए। इस मारपीट में वो घायल हुए। घायल प्रदीप पांडे ने इस घटना की एफआईआर जब कराई तो आप पूछेंगे कि क्या हुआ होगा, तो आपको मैं बता रहा हूं कि उल्टा प्रदीप पांडे का ही तबादला कर दिया गया, जबकि भेजा डीएम ने था। जनवरी 2015 में अमर उजाला ने लिखा है कि मार्च 2014 में जब इन लोगों का जवाहर बाग में आना शुरू हुआ तो इनकी संख्या 500 से 700 थी। जनवरी 2015 तक आते आते 14 से 15 तक आते आते ये संख्या 3000 के आसपास पहुंचती है। पुरुषों के साथ महिलाएं, बच्चे और पूरा परिवार जवाहर बाग के अंदर आके जम जाता है। और ये उद्यान विभाग की जमीन है, 270 एकड़ की बताई जाती है। अमर उजाला ने लिखा है कि इसमें आम, बेल, आंवला के वृक्ष थे। बेहतरीन पार्क को सत्याग्रहियों ने नष्ट कर दिया। जवाहर बाग के भीतर उद्यान विभाग का दफ्तर था, मगर ये लोग कर्मचारियों से मारपीट करते थे, जिनके कारण उन्होंने कार्यालय जाना बंद कर दिया। प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, आप पूछेंगे। मौजूदा जिलाधिकारी राकेश मीणा काफी दिनों से मथुरा में हैं, तो इतने दिनों में उन्हें समाधान निकालना चाहिए था। क्या कर रहे थे वो? एसएसपी राकेश सिंह भी, डॉक्टर राकेश सिंह भी काफी दिनों से हैं। उन्होंने क्या किया? राम वृक्ष यादव मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जाता है, कोई गाजीपुर का कहता है। 2.25 साल पहले जय गुरुदेव की मृत्यु के बाद कई गुट दावेदार बन गए और कहा गया कि समाजवादी पार्टी के नेता कथित रूप से शिवपाल सिंह यादव की शह पर जय गुरुदेव का जो ड्राइवर है पंकज यादव, वो इटावा का रहने वाला है, उसे गद्दी मिलती है और राम वृक्ष यादव को जवाहर बाग भेज दिया जाता है कि आप वहां धरना प्रदर्शन करें। शिवपाल यादव की क्या भूमिका है, ये किसी निष्पक्ष जांच से साबित हो सकती है, अगर कहीं जांच निष्पक्ष होती होगी तो। अमिताभ ठाकुर के अलावा किसी आईपीएस ने इनकी भूमिका की जांच करने की हिम्मत नहीं दिखाई, तब जब इनका आईपीएस सहयोगी मारा गया है, मार दिया गया 2 गोली उसके चेहरे में। इस राजनीति में किसी को भी कुछ भी कह देने का चलन है, अधिकारियों को नहीं। अब सवाल है कि धरने पर बैठे इन लोगों का जवाहर बाग में इतना बड़ा तंत्र कैसे विकसित हो गया? किसके कहने पर अंदर गैस सिलेंडर सप्लाई होने लगी? ट्यूबवेल पर उनका कब्जा हुआ? बिजली की सप्लाई किसके आदेश पर हो रही थी? प्रशासन क्यों बार बार कोर्ट के कहने पर कार्रवाई से बचता रहा और जितनी बार भी कार्रवाई की वो नाकाम रहा? क्यों नहीं एक बार किया? देखिए, आपको इस जो पूरे सिलसिले में बता रहा हूं कि हर बार अधिकारी वहां पिट रहे हैं, ये लोग प्रशासन को मार रहे हैं, इनका इतना मनोबल बढ़ गया है और प्रशासन एक मुश्त कार्रवाई नहीं कर पाया। दैनिक जागरण अखबार से एक क्लिपिंग मिली है जिसमें लिखा है कि जवाहर बाग के भीतर एक सिस्टम बन गया था। ये लोग पार्क की जमीन पर सब्जियां उगा रहे थे, सत्याग्रहियों का पूरा लेखा जोखा रखा जा रहा था, घर जाने के लिए छुट्टी का आवेदन देना होता था, बकायदा रजिस्टर में एंट्री होती थी। एंडेवर, सफारी, इनोवा जैसी आधा दर्जन गाड़ियां हमारे सहयोगी रवीश ने बताई है कि पार्क के बाग के भीतर थी और मध्य प्रदेश की नंबर की ये गाड़ियां राम वृक्ष यादव की बताई जाती हैं।
हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने कई लोगों से बात कर पता लगाया कि रामवृक्ष यादव का एक फाइनेंसर भी है, राकेश बाबू गुप्ता, जो बदायूं का रहने वाला है। पश्चिम बंगाल का कोई चंदन बोस है जो यादव का साथी था, जो हिंसा के लिए उकसाता था। ये लोग संगठित तरीके से उगाही का भी काम करते थे। रामवृक्ष यादव पर मथुरा आने से पहले 8 मामले दर्ज थे। हत्या का एक आरोप भी था जिसमें वो 7 महीने जेल में रहा। मथुरा आने के बाद 7 और मामले दर्ज हुए। कई स्थानीय संगठन और राजनीतिक दलों ने प्रशासन पर हमेशा दबाव डाला कि जवाहर बाग को खाली कराया जाए। जवाहर बाग मुक्ति आंदोलन के नाम से मथुरा में कई तरह के आंदोलन और संगठन मिलते हैं। रामवृक्ष यादव के कब्जे से जवाहर बाग खाली कराने के बाद हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने भीतर जाकर जायजा लिया कि वो है क्या जगह। गुरुवार को जब जवाहर बाग को खाली करने का ऑपरेशन मथुरा की पुलिस ने शुरू किया, तब आप देख सकते हैं कि ये जवाहर बाग की चारदीवारी है और ठीक पीछे का जो हिस्सा है वो जवाहर बाग है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है वो पूरा जो एरिया है 280 एकड़ में ये जवाहर बाग है। और यहाँ पर एक पूरा सिस्टम रामवृक्ष यादव ने कर रखा था, तकरीबन 1000 से 1500 लोगों के रहने का। 300 झोपड़ियां यहां पर बना रखी थी और बाकायदा जब प्रशासन ने इसकी बिजली काट ली तब सोलर ऊर्जा के जरिए ये लोग अपना यहां पे बिजली का जो सामान है वो चलाते थे। और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक बहुत ही खौफनाक एक मंजर है, जो कि अभी ऑपरेशन के बाद की ये पहली तस्वीर है। हालांकि पुलिस जो है वो अंदर नहीं आने दे रही है मीडिया को, लेकिन ये आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई है। और चक्की यहाँ पर ये देखिए कि धान की चक्की यहाँ पर जो है वो लगी हुई थी, ट्रैक्टर बाकायदा यहाँ पर थे, कूलर यहाँ पर लगे हुए थे। सारी जो ऐसो आराम की सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक आर्मी का कैंप होता है, हमें अभी बहुत सारे लोग यहाँ ये बता रहे थे कि आर्मी के कैंप की तरीके से यहाँ पर इन लोगों की ट्रेनिंग भी की जाती थी। ये आप देखिए कि ये पूरा सिलेंडर और यहाँ पर तमाम सारे जो सिलेंडर हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, तमाम सारे जो बक्से हैं। ये बाइक यहाँ पर पल्सर बाइक जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। जो पेड़ हैं, बताया जा रहा है कि 300 के करीब में जो पेड़ हैं वो यहाँ पर जल चुके हैं। और बाकायदा डीजल, जनसेट, सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब मौजूद है, हालांकि आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये देखिए, ये आम का पेड़ है। इस आम के पेड़ को पूरी तरीके से जब आग लगी तो यहाँ झुलस गया ये पूरा पेड़। और ये देखिए आम, जले हुए आम यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। इसी तरीके से जो तमाम फलदार जो पेड़ हैं वो यहाँ पर लगे हुए थे। तो रामवृक्ष यादव जो है वो एक ऐसी जगह पर रह रहा था जहाँ पर उसके ऐशो आराम की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थीं। सिविल लाइंस का ये पॉश इलाका जहाँ पर मथुरा के लोग आमतौर पर घूमने के लिए यहाँ पर आते थे, इस जवाहर पार्क को मथुरा का जो है वो फेफड़ा कहा जाता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। इस जगह पर उसने आप देखिए कि कब्जा कर रखा था। ये आप देखिए कि जलकर आगे जो हम आपको अगर दिखाएं यहाँ पे, हालांकि पुलिस नहीं जाने दे रही है, एक गाड़ी यहाँ पर, कार यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी है, यानी कार भी थे। सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी फंडिंग कौन कर रहा था, कौन लोग थे जो इस रामवृक्ष यादव के पीछे थे, और कौन लोग थे जो इसको पूरी तरीके से एक वित्तीय सहायता दे रहे थे। और बाकायदा 1000 से 1500 लोग यहाँ पर को खाने के और पहनने की जो सामग्रियां हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही थी। बड़े बड़े कड़ाहे, बड़े बड़े भगोने, यानी एक पूरा भंडारा यहाँ पर चलता था। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरा एक रामवृक्ष यादव ने सिस्टम बना रखा था। और जब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया तो यहाँ से सारे लोग उस तरफ भगे और पुलिस कॉलोनी है पीछे, उस साइड में भगे। और इसी के चलते जो मुख्य आरोपी है रामवृक्ष यादव, अभी तक उसके बारे में खुलकर पुलिस नहीं बता रही है कि आखिर वो कहां पर गया है, वो पकड़ा गया है या वो भाग गया है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि पुलिस की फायरिंग में उसको भी गोली लगी है और वो घायल है। लेकिन पुलिस के कब्जे में है या नहीं है, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। पानी की टंकी तक यहाँ पर मौजूद है। ये आप देखिए कि पानी की टंकी, और बाकायदा लाइन से आपको देखिए वो जो टीन बने हुए हैं, शौचालय वहाँ पर बनाया गया है। तो ये एक पूरा कैंप आप सोच सकते हैं कि एक पूरा यहाँ पर कैंप जो है वो रामवृक्ष यादव चला रहा था। और इसी के चलते बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसको नक्सलियों से भी जोड़ रहे हैं। हालांकि रामवृक्ष यादव जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब मांग को लेकर यहाँ पर पिछले 2 साल से डटा हुआ था, लेकिन
आखिर प्रशासन क्यों खामोश था, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब जो ये तस्वीरें आ रही हैं उससे एक खौफनाक सच का पता चलता है कि आखिर इतनी बड़ी वास्तविकता और इतने हिंसक प्रवृत्ति के लोग आखिर कलेक्ट्रेट के ठीक पीछे कैसे 2 साल तक जमा रहे। मथुरा के जवाहर बाग से कैमरा पर्सन पवन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सवाल ही कर सकते हैं, जवाब तो मिलता नहीं। 6 मई के अमर उजाला की खबर है कि मई के पहले हफ्ते में प्रशासन ने झांसी, फैजाबाद, सुल्तानपुर और मुरादाबाद से 4 कंपनी पीएसी की मंगाई। 20 थानों की पुलिस के साथ बाकायदा रिहर्सल भी किया गया। दंगा नियंत्रण, पंप गन, स्टेन गन, MP5 गन, मिर्ची बम, करंट बम, ऑस्टिन बम, आंसू गैस के गोलों को लेकर के साथ रिहर्सल हुआ था। खबर के अनुसार जवाहर बाग के लिए 30 कंपनियां मांगी गई थी। दिवंगत एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी का बयान है कि इसके लिए शासन से 15 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की मांगी गई थी। गूगल मैप की मदद से जवाहर बाग पर नजर रखी जा रही थी। मतलब पता चलता है कि जवाहर बाग के भीतर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी प्रशासन से लेकर प्रेस और मथुरा के नागरिकों को थी। क्या खतरे हो सकते थे वो पुलिस के इंतजामों से पता चलते हैं कि कितनी कंपनियां मांगी जा रही है, बम और स्टेन गन को लेकर ट्रेनिंग की जा रही है, रिहर्सल की जा रही है कि वहां छापा मारना है। तमाम तरह की खबरें छप भी रही थी। तो क्या ये कथित रूप से सत्याग्रहियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि उन्होंने हथियार भी जमा किए? अब इन तस्वीरों को देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आजकल कोई भी भावुक हो जाता है। इन लोगों ने नेताजी सेना बना रखी थी और पूरी तरह से इनके पास हथियारों का एक तरह से क्या जखीरा इनके बरामद हुआ है। कई पिस्तल मिले हैं, बंदूकें मिली हैं, गोलियां मिली हैं। इनके पास पैसे कहां से आए, जो अभी रवीश ने पूछा। मध्य प्रदेश के सागर में इसने एक अजीब सा अभियान भी चलाया था कि 1 रुपए में 60 लीटर पेट्रोल मिले, 12 रुपए तोला सोना मिले। गोल्ड करेंसी चलाना चाहता था। ये इसके पीछे लोग भी आ जाते हैं। राष्ट्रपति पद की समाप्ति की मांग कर रहा था। ऐसे लोगों को की मांगों के सामने प्रशासन इसलिए भी झुकता है क्योंकि इनके साथ धार्मिक आधार जुड़ा रहता है। जय गुरुदेव का अपना एक धार्मिक साम्राज्य तो है ही। क्या धार्मिक होने के कारण प्रशासन को नहीं सोचता कि इनसे कैसे निपटे, कहीं दूसरा बवाल ना हो जाए? मिसाल के तौर पर नवंबर 2014 में हिसार में कोई रामपाल था। रामपाल ने सतलोक आश्रम के भीतर सैकड़ों लोगों को बंधक सा बना लिया। हाईकोर्ट का आदेश था कि उसकी पेशी कराई जाए, मगर 2 हफ्ते लग गए पुलिस को आश्रम खाली कराने में। 20,000 लोग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आश्रम के भीतर थे। दिन भर लाइव टेलीविजन पर यह तमाशा चलता रहा। मुख्यमंत्री ने अपील की, हिसार की नाकेबंदी हुई, गोलियां चली, आंसू गैस चले, उल्टा पत्रकारों को पुलिस ने पीट दिया। और आश्रम के दम पर पूरे हरियाणा प्रशासन की नाक में इन्होंने दम कर रखा था, इस सारे लोगों के दम पर। यह आदमी 4 साल तक अदालत में पेश नहीं हुआ। मतलब आप अगर अपना कल्ट बना लें, 100 लोगों को फॉलोअर बना लें, तो अदालत से भी अपने आप को बड़ा घोषित कर देते हैं। वहीं वहां मथुरा के वकीलों की तरह हरियाणा बार एसोसिएशन ने भी अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल की थी कि ये पेश क्यों नहीं हो रहा है। अर्धसैनिक बलों की 35 कंपनियां वहां तैनात करनी पड़ी थी। हवाई सर्वे हुए थे। समर्थकों ने जजों पर आरोप लगाने वाले पोस्टर तक लगा दिया और ये लोग वहां बंधक जैसे बन गए। पता चला कि आश्रम के पास अपने कुछ कमांडो टाइप से हैं और उन्होंने अपने लोगों को लाठी और हेलमेट पहनाकर आगे कर दिया और बाद में आश्रम खैर खाली करा लिया गया। तो सतलोक आश्रम हो या हरियाणा में और भी ऐसे आश्रम है जहां आज भी पुलिस घुस नहीं सकती है। मथुरा के इन कथित सत्याग्रहियों का हाल आपने देखा। हम रवीश रंजन शुक्ला से बात करेंगे। रवीश, आज आप सुबह से हैं, पर मेरा एक सवाल है कि ये जब कहा जा रहा है कि 2,000-3,000 लोग उसके भीतर थे और कई कंपनियां पीएसी की, रैपिड एक्शन फोर्स की, तमाम आसपास के पुलिस लाइनों के जवान तैनात थे, ये 3,000 लोग कहां निकलकर भाग गए इतनी आसानी से? क्या इनकी घेराबंदी इतनी भी मजबूत नहीं थी कि गोली पुलिस पर चल रही है और लोग भाग भी गए वहां से निकल के? जी देखिए रवीश जी, यही एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये जो जवाहर पार्क है, आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी जगह में है और इस जगह में है और पूरी तरीके से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो पेशेवर अंदाज में उसने काम नहीं किया और यही वजह रही कि बहुत बड़ी मात खाई है और एक जो है वो शर्मिंदगी का जो है वो सबब बनी है। आप सोचिए कि यहाँ पर कल जो है वो 4:30 बजे ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ और 4:30 बजे से पहले 2 बार यहाँ पर ड्रोन उड़ाए गए। ड्रोन से ये देखा गया कि आखिर चारदीवारी कहाँ कहाँ पर लगती है।
वहाँ पर पुलिस की जो है वो तैनाती की गई, लेकिन पुलिस के लोग आराम से कुर्सियों पर बैठे रहे जब तक कि अंदर से गोले की आवाज़ नहीं आई और फायरिंग की आवाज़ नहीं आई। हमें पीछे के बहुत सारे लोग ये बता रहे थे, जो पीछे की कॉलोनी है, वो लोग ये बता रहे थे कि पुलिस की नाकाबंदी अगर मुस्तैदी से होती तो शायद लोग भागने न पाते। और आप सोचिए खुद जो है कि 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक ना तो रामवृक्ष यादव के बारे में कोई खबर है, और ना ही चंदन बोस के बारे में कोई खबर है, और ना ही राकेश गुप्ता के बारे में कोई खबर है।